वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एट बिल्कुल सिंपल। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझने वाले हैं। समझने का जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा। सबसे पहले स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन एसेंशियल एलिमेंट्स, देन डैमेज थ्योरी, फॉल्ट थ्योरी, रिस्क थ्योरी। ये तीनों थ्योरी हैं ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी SR। देन एक्सेप्शन टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेज, तेहरान होस्टेज केस, लाग्रांड केस, और लास्ट में दोस्तों हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में ये समझे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। मान लेते हैं कोई स्टेट किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ब्रीच करता है। स्टेट किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को वायलेट करता है, और जैसे वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को वायलेट करता है तो वो इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर दैट रॉन्गफुल एक्ट। वो इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर दैट रॉन्गफुल एक्ट, और उस एक्ट के लिए दैट रिस्पॉन्सिबल स्टेट को रिपेयर करना पड़ेगा। जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आंसरेबल होना पड़ता है उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए। तो ये जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर एक स्टैच्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया था। ICJ ने, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक स्टैच्यूट दिया है, जिस स्टैच्यूट का नाम है आर्टिकल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट्स। इस स्टैच्यूट का दोस्तों आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 क्या बोलता है, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 1 बोलता है कि मान लेते हैं कोई एक स्टेट है, और ये स्टेट रॉन्गफुल एक्ट करता है, और इनके रॉन्गफुल एक्ट से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का वायलेशन होता है। अगर ऐसा होता है तो यह स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बोलता है आर्टिकल 1। नाउ आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 ये बोलता है कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब अराइज होगी जब दो कंडीशन है दोस्तों इसमें, कि एक्ट डायरेक्टली स्टेट को लिंक करता हो। मतलब या तो स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा किया गया एक्ट हो, या फिर स्टेट के डिप्लोमेट्स के द्वारा किया गया एक्ट हो। पहला तो ये कंडीशन हो। दूसरा कंडीशन क्या है? इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का ब्रीच हो। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 2 बोलता है कि स्टेट को इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज वाई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट। आखिर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट क्यों करता है? तो देखें दोस्तों, बेसिकली इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स को राइट्स भी देती हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, और ड्यूटीज़ भी देती हैं। इन राइट्स में एक राइट्स आपको ये भी पता होगा कि राइट्स ऑफ सोवरेनिटी। 4 राइट्स होते हैं, 4 में एक होता है राइट्स ऑफ सोवरेनिटी। ये जो राइट्स ऑफ सोवरेनिटी का मतलब होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेट्स हैं वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राइट्स ऑफ सॉवरेनिटी इनको अनलिमिटेड पावर दे देता हो। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके पास अनलिमिटेड पावर है। स्टेट के पास कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, और ये ऑब्लिगेशंस अराइज कहाँ से होता है? ये ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं या तो ट्रीटीज़ से ऑब्लिगेशन अराइज होते हैं, या फिर ऑब्लिगेशन अराइज होता है कस्टम से, या फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से ये ऑब्लिगेशन अराइज होता है। तो अगर स्टेट इन ऑब्लिगेशंस को ब्रीच करता है तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इस दूसरा स्टेट, क्योंकि जब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया गया तो दूसरे किसी स्टेट का तो लॉस हुआ ना, तो वो स्टेट जिनका लॉस हुआ वो स्टेट रेमेडी मांग सकता है। रेमेडी कहाँ से मांगेगा? इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के रेमेडी मांग सकती है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसेंशियल्स क्या है? कब माना जाएगा कि किसी एक स्टेट ने इस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया है? तो इसके इसेंशियल्स 3 हैं दोस्तों। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके इसेंशियल्स हैं 3। सबसे पहला इसेंशियल्स है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। स्टेट पर कोई ना कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन मतलब जो ट्रीटी या ड्यूटी, कुछ भी चीज़, ट्रीटी का ऑब्लिगेशन हो सकता है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या तो ट्रीटी का हो सकता है, या फिर कस्टम का हो सकता है, या फिर यूनाइटेड नेशन UN चार्टर का हो सकता है। तो ये ऑब्लिगेशन
कंट्री के ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहला है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, स्टेट पर ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, पहली बात, तभी तो वो ब्रीच करेगा। नेक्स्ट होता है ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, स्टेट ने उस ऑब्लिगेशन को तोड़ा हो, उस ड्यूटी को वॉयलेट किया हो। क्या किया हो दोस्तों? वॉयलेट किया हो। अगर ये दूसरा इसेंशियल भी फुलफिल हो गया तो तीसरा इसेंशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक्ट जो भी है वो स्टेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। एक्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू स्टेट। अब ये कैसे होता है? एक्ट कब स्टेट के साथ कनेक्ट माना जाएगा? एक्ट तब स्टेट के साथ कनेक्ट माना जाएगा जब एक्ट या तो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, या तो गवर्नमेंट ने एक्ट को किया हो, या दूसरा स्टेट की एजेंसी ने किया हो, स्टेट की कोई एजेंसी ने एक्ट को किया हो, या फिर थर्ड स्टेट के किसी ऑफिशियल्स ने एक्ट को किया हो, स्टेट के ऑफिशियल्स ने एक्ट को किया हो, तब ऐसा माना जाएगा कि स्टेट ने ही एक्ट किया है। यहाँ पे एक रूल ऑफ एट्रीब्यूशन आता है दोस्तों। रूल ऑफ एट्रीब्यूशन ये बोलता है कि जनरली स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, बिल्कुल सिंपल, जनरली स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टेट रिस्पॉन्सिबल तब होती है, जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब स्टेट गवर्नमेंट खुद कुछ करती हो, जब स्टेट गवर्नमेंट खुद कुछ करती हो, या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कुछ करते हों, या फिर स्टेट के कोई ऑफिशियल्स कुछ करते हों, या फिर पर्सन एक्टिंग ऑन द डिसीजन और ऑन द गाइडेंस ऑफ स्टेट करती हो, तो रूल ऑफ एट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन एक प्राइवेट पर्सन दोस्तों, रूल ऑफ एट्रीब्यूशन बोलता है, इसे इम्प्यूटेशन भी बोलते हैं, इसे इम्प्यूटेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बोलता है कि अगर प्राइवेट पर्सन है, सपोज कोई प्राइवेट पर्सन है जिसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, और उसने कोई एक्ट किया है, एक्ट कौन सा एक्ट? ऑब्लिगेशन को वायलेट करने वाला, ऑब्लिगेशन को वायलेट करने वाला एक्ट किया हो प्राइवेट पर्सन ने। अब ये प्राइवेट पर्सन, अगर ऐसा प्रूफ हो जाए कि ये जो एक्ट हुआ है ये बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, ये प्रूफ हो जाए कि इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट पे किया हो, या फिर स्टेट के डायरेक्शन में किया हो, स्टेट के डायरेक्शन में किया हो, डायरेक्शन ऑफ स्टेट, या फिर ऐसा प्रूफ हो जाए कि स्टेट के कंट्रोल में ये काम हुआ है, तो ऐसा माना जाएगा कि इस प्राइवेट पर्सन का एक्ट भी एट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट को, क्योंकि एट द एंड डिसीजन डायरेक्शन तो स्टेट का ही था। तो दोस्तों ये है आपके पास रूल ऑफ एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम 3 थ्योरी देखेंगे जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। सबसे पहली थ्योरी है डैमेज थ्योरी। ये बोलता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी, बिल्कुल सिंपल, होनी भी चाहिए, लेकिन स्टेट रिस्पॉन्सिबल तभी होगी, स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल जब डैमेज हुआ हो, या तो कुछ डैमेज हुआ हो, या तो कुछ क्या हुआ हो, इंजरी हुआ हो। अगर डैमेज और इंजरी हुआ है तब स्टेट को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इसका मतलब अगर डैमेज नहीं हुआ है तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, इसका मतलब यही होता है। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है कि अभी मॉडर्न लॉ में अगर आप मॉडर्न लॉ में देखें तो मॉडर्न लॉ में डैमेज होना नेसेसरी नहीं है, डैमेज इज़ नॉट नेसेसरी। मॉडर्न लॉ में डैमेज इज़ नॉट नेसेसरी। मॉडर्न लॉ में ऐसा होता है कि अगर आपने ब्रीच भी किया हो ना, आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, आपको रिस्पॉन्सिबल मतलब स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो ये ब्रीच ये फिर ये थ्योरी उतनी काम की नहीं है। नेक्स्ट आती है फॉल्ट थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी ये बोलता है कि स्टेट तब रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा, कब होगा? तब होगा जब स्टेट का इंटेंशन हो ब्रीच करने का, इंटेंशन हो ब्रीच करने का, या फिर स्टेट नेग्लिजेंट हो, या फिर स्टेट का कुछ अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ मेलिस हो, जो भी हो। बट यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्लिगेशन ब्रीच हो चुका है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन जो है वो ब्रीच हो चुका है। अब ऑब्लिगेशन ब्रीच को प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेट का जो दूसरी पार्टी है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेट का इंटेंशन था या फिर स्टेट नेग्लिजेंट थी। और ये प्रूफ जो होता है दोस्तों, दिस इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। ये प्रूफ क्या है? डिफ़िकल्ट है। और अगर ये प्रूफ डिफ़िकल्ट है तो फिर ये थ्योरी भी अपने उतने काम की रही नहीं। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज़ रिस्क थ्योरी, जिसे कि एब्सोल्यूट थ्योरी भी बोला जाता है। दिस इज़ द मॉडर्न अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मॉडर्न अप्रोच भी
कहा जाता है। दिस इज़ द मॉडर्न अप्रोच। और ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है कि अगर स्टेट ने रॉन्गफुल एक्ट किया है, अगर स्टेट रॉन्गफुल एक्ट की करी है, स्टेट रॉन्गफुल एक्ट करी है, तो और इस रॉन्गफुल एक्ट से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ब्रीच हुआ है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ब्रीच हुआ है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ब्रीच हुआ है, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होएगी, रिस्पॉन्सिबल होएगी। इट डजेंट मैटर कि उससे डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब जो डैमेज वाला वर्ड था, या फिर एक वर्ड आपने देखा फॉल्ट थ्योरी में इंटेंशन वाला वर्ड जो था, ये दोनों वर्ड अब क्या हो चुके हैं, इररिलेवेंट हो चुके हैं दोस्तों, इररिलेवेंट हो चुके हैं। मतलब कुछ भी हो, अगर आपने ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ ऑब्लिगेशन ब्रीच पे दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक है आर्टिकल 12 ऑफ द स्टैट्यूट, एक आर्टिकल 13 ऑफ द स्टैट्यूट। आर्टिकल 12 क्या बोलता है कि अगर स्टेट का कंडक्ट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं है, स्टेट का जो कंडक्ट है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं है, तो इसको ब्रीच माना जाएगा। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 12 बोलता है कि अगर इंटरनेशनल लॉ के साथ नहीं है, कंडक्ट मिल रहा है, तो वो ब्रीच माना जाएगा। और आर्टिकल 16 बोलता है कि अगर मान लेते हैं एक स्टेट है स्टेट 1, ये स्टेट 2 को असिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं स्टेट 2 ऑब्लिगेशन को ब्रीच कर रहा है, स्टेट 2 क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन कर रहा है स्टेट 2, और स्टेट 1 स्टेट 2 को क्या कर रहा है, असिस्टेंस दे रहा है, मतलब मदद कर रहा है। तो इस केस में स्टेट 1 भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और स्टेट 2 तो है ही ब्रीच के लिए, और स्टेट 1 भी रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ एक्सेप्शंस टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी क्या होता है कि स्टेट ने ऑब्लिगेशन ब्रीच कर दी है, ब्रीच हो चुका है, बट फिर भी बचने का एक चांस मिल जाता है। ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीच होने के बाद भी छोड़ दिया जाता है। तो वो 3 पॉइंट कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है दो स्टेट है S1 और S2, इन दोनों के कंसेंट से ब्रीच हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं S1 स्टेट 1 का आर्मी स्टेट 2 में चला गया, स्टेट 1 की आर्मी स्टेट 2 में चली गई। अब स्टेट 2 बोलेगा कि भाई मेरा कंसेंट था, हमने ही बुलाया था, फिर कोई टेंशन नहीं, कंसेंट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे ब्रीच का कोई बात ही नहीं हो रहा। दूसरा है फोर्से मैज्यूरे का मतलब क्या होता है कि ये ब्रीच तो हुआ है, ब्रीच अभी हुआ ही है, बट ये ब्रीच जो हुआ है ड्यू टू सम अनफोर्सीन इवेंट, जैसे मान लेते हैं नेचुरल डिजास्टर के कारण हुआ हो, या फिर किसी और कारण से हुआ हो जो कि स्टेट के हाथ के बाहर था, मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ स्टेट, बट दैट अनफोर्सीन सिचुएशन मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ स्टेट होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखें। और थर्ड है नेसेसिटी में क्या होता है कि इसेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोज इस स्टेट का कुछ इसेंशियल इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया गया है, तो ठीक है, टेम्प्रोरी डिफेंस यहाँ पे मिल जाएगा, स्टेट को टेम्प्रोरी डिफेंस यहाँ पे मिल जाएगा। नेसेसिटी आप प्रूव करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं इन तीन एक्सेप्शंस के बाद भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल हेल्ड होता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस जो ICJ बोल सकता है वो ये बोल सकता है कि आप जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्टॉप रॉन्गफुल एक्ट, या फिर सीजेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। ये बोला जाएगा कि आप जो भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, बिकॉज ये जो आपका रॉन्गफुल एक्ट है ये क्या कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को ब्रीच कर रहा है, इसलिए इसको स्टॉप कर दीजिए। दूसरी बात ये हो सकती है एश्योरेंस ऑफ नॉन रिपीटेशन, आप ये एश्योरेंस दें किसको, ICJ को, या फिर विक्टिम स्टेट को ये एश्योरेंस दे कि आप ये जो कंडक्ट है जिसमें कि आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ब्रीच किया ये दोबारा आप नहीं करेंगे, नॉन रिपीटेशंस। और तीसरा है दोस्तों रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपरेशन का मतलब होता है कि आप जो रॉन्गफुल एक्ट किए जिस रॉन्गफुल एक्ट के कारण अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई आप कीजिए। रिपरेशन 3 तरीके से हो सकता है मेनली। पहला हो सकता है कि रेस्टिट्यूशन, ये लिखेंगे दोस्तों। पहला हो सकता है रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है जिस पोजीशन पे पहले था उसी पोजीशन पे आप पहुंचा दीजिए, तो सेम पोजीशन पे आप उसको पहुंचा दीजिए जिस पोजीशन पे पहले था।
बट रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। क्या आता है? कंपनसेशन, मतलब पैसे, जो भी नुकसान हुआ है उसको आप मॉनेटरी वैल्यू से कंपनसेट करें, मॉनेटरी वैल्यू या किसी भी तरीके से उसको कंपनसेट करें। और तीसरा होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब कभी कभी क्या होता है, एक देश दूसरे देश की बेइज्जती कर देती है, तो आप माफ़ी मांगिए, है ना, माफ़ी मांगिए, फिर लोग बाग सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है रिपेरेशन में। तो ये सब चीज़ें हो सकता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों एक केस हम लोग देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान का, जिसको कि तेहरान होस्टेज केस भी बोलते हैं। तो इसमें फैक्ट क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। इसमें फैक्ट कुछ ऐसा है, यहाँ पे तेहरान वर्सेस ईरान में क्या हुआ था कि जो ईरान था, ईरान के जो स्टूडेंट थे इन्होंने क्या किया, यूएस एम्बेसी की ऑफिस थे, यूएस एम्बेसी का ऑफिस था कहाँ पे, तेहरान में। यूएस एम्बेसी का ऑफिस था तेहरान में, ये मान लेते हैं ऑफिस है यूएस एम्बेसी का तेहरान में, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट थे इन्होंने तेहरान में इनके एम्बेसी के ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया। और जैसे ही अटैक किया तो किया, यहाँ के जो भी स्टाफ थे, एम्बेसी के स्टाफ होते हैं या फिर यहाँ के जो भी डिप्लोमेट थे, इनको होस्टेज कर दिया, इनको बंदी बना लिया भाई। इनको क्या कर दिया, होस्टेज कर लिया, इनको बंदी बना लिया। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पॉइंट को लेकर कहाँ चला गया, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कंप्लेन कर दिया। तो अब यहाँ पे इशू क्या था समझें। उनका ये कहना था कि इन स्टूडेंट्स को ईरान ने हेल्प करी। पहला इशू ये था कि क्या ईरान ने इसको हेल्प करी, ईरान हेल्प किया स्टूडेंट को, हाँ। दूसरा, क्या ईरान ने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को वायलेट करा, ये इशू था इसमें। और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट में क्या बोला दोस्तों, जजमेंट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि मिलिटेंट जो थे वो प्राइवेट एक्टर थे। मिलिटेंट मतलब जो स्टूडेंट थे या मिलिटेंट जो भी हों, स्टूडेंट जो थे वो प्राइवेट एक्टर थे, पहली बात। तो वो तो प्राइवेट एक्टर थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट द प्रॉब्लम इज़, इनको ईरान की गवर्नमेंट ने रोका क्यों नहीं। प्राइवेट एक्टर थे, इनको ईरान की जो गवर्नमेंट है इन्होंने रोका ही नहीं। ईरानी गवर्नमेंट डिडंट स्टॉप्ड देम, ठीक है। ईरान के गवर्नमेंट ने इसको रोका नहीं। इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है कि ईरान के गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का ब्रीच किया है और ईरान को इंटरनेशनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। तो ये दोस्तों ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान का केस था। दूसरा केस है जर्मनी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे कि ला ग्रांड केस भी कहते हैं। अब ला ग्रांड केस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ था, दो जर्मन नेशनल थे। पहले का नाम था कार्ल, कार्ल, और दूसरे का नाम था वाल्टर। और इन दोनों व्यक्ति के नाम के लास्ट में था ला ग्रांड। तो इन दोनों को क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मर्डर और रोबरी केस में पकड़ लिया। मर्डर और रोबरी केस में पकड़ लिया। जब इनको मर्डर और रोबरी केस में पकड़ लिया तो इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। अब डेथ सेंटेंस देने में दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि इनको जब अमेरिका ने पकड़ा तो यहाँ पे एक राइट ऑफ सर्कुलर असिस्टेंस आता है। यहाँ पे आता है राइट ऑफ सर्कुलर असिस्टेंस के हिसाब से अमेरिका को जर्मन ऑफिशियल्स को बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई हमने आपके व्यक्ति को, जर्मन ऑफिशियल्स को बताना चाहिए था कि हमने आपके 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया है। इन्होंने जर्मन ऑफिशियल्स को बताया नहीं। ना सिर्फ इन्होंने जर्मन ऑफिशियल्स को नहीं बताया बल्कि किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया जर्मनी में। इन्होंने अपनी मन से इसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो यहाँ पे जर्मन के ऑफिशियल्स को जब ये बात पता चला डेथ सेंटेंस के बाद, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यहाँ पे आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है। आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन जो कि बोलता है राइट ऑफ सर्कुलर असिस्टेंस, इन वियना कन्वेंशन को इन्होंने क्या किया है, वायलेट किया है। तो इनडायरेक्टली इन्होंने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को वायलेट किया है। तो जो फिर जर्मनी वाले जो थे ये चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे जजमेंट क्या आया, जजमेंट आया कि भाई अमेरिका, यूएसए ने आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है। पहला जजमेंट तो ये है, इन्होंने वायलेट किया है।
ठीक है। दूसरा कि राइट ऑफ सर्कुलर असिस्टेंस मिलना चाहिए था। तीसरा, यूएसए को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये 3 जजमेंट आया दोस्तों। तो यहाँ पे आपका स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक खत्म होता है। तो करते हैं अब फाइनल रिवीजन और वीडियो को करते हैं कंक्लूड। तो देखिए दोस्तों, याद करने का तरीका सबसे पहले स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इन्होंने ऑब्लिगेशन को वायलेट किया हो, ऑब्लिगेशन वायलेट होने के कारण स्टेट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। और ये ऑब्लिगेशन कौन सा ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इसेंशियल्स इसके हैं 3 दोस्तों, इनके इसेंशियल्स कितने हैं, 3 इसेंशियल्स हैं यहाँ पे 3। पहला इसेंशियल है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, और एट्रीब्यूशन टू स्टेट के ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पे इस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के 3 थ्योरी हैं। देखें दोस्तों, 3 इसेंशियल एलिमेंट, 3 थ्योरी। पहला थ्योरी है डैमेज थ्योरी, दूसरा थ्योरी है फॉल्ट थ्योरी, और तीसरा है रिस्क थ्योरी। डैमेज थ्योरी बोलता है डैमेज होना चाहिए, फॉल्ट थ्योरी बोलता है इंटेंशन होना चाहिए, रिस्क थ्योरी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, ब्रीच अगर हुआ है तो फिर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन वायलेट हुआ है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। एट्रीब्यूशन या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर स्टेट ऑफिशियल्स या फिर आर्टिकल 8 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे स्टैट्यूट क्या बोलता है, सॉरी आर्टिकल 8 ऑफ दैट स्टैट्यूट जो मैंने सबसे ऊपर में बताया था कि पर्सन जो भी स्टेट को एट्रीब्यूट करता हो, ये रूल ऑफ एट्रीब्यूशन में मैंने बताया था, वो भी एट्रीब्यूशन टू स्टेट होगा। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कि कोई भी स्टेट ये प्रूव हो जाता है कि इन्होंने ब्रीच किया है, तो इनके पास डिफेंस या एक्सेप्शन क्या है। पहला तो कंसेंट है, दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए। फोर्स मेज्यूरे मतलब एक ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स हैं, और तीसरा है नेसेसिटी। और अगर कोई वैलिड डिफेंस नहीं है स्टेट के पास, तो अब उन्हें भुगतना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, सीज ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, या फिर आप रिपीट नहीं कीजिए, जो आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, या जो आप कर रहे हैं उसको दोबारा फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। और थर्ड है रिपेरेशन में आता है कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन एंड सेटिस्फैक्शन। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।